बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रज़ा। इमरान खान के लिए हर नया सूरज, हर नया दिन मज़ीद मुश्किलात में इजाफे की खबर लेकर तुलू होता है। अब जो नई मुश्किल इमरान खान के लिए आई है वो न्यूज़ चैनल्स को जारी होने वाली पैमरा की तरफ से ये हदायत हैं कि इमरान खान तहरीक इंसाफ, अगरचे इस हदायतनामे में इनका नाम दर्ज नहीं है, लेकिन तमाम इशारे इसी जानिब हैं कि इमरान खान या तहरीक इंसाफ की कवरेज पर पाबंदी लगा दी जाए। पाबंदी तो खैर उन पर पहले भी है, लेकिन अब उनका ना तो कोई टिकर चलेगा, ना इमरान खान के बारे में कोई ऐसी मुस्बत खबर आएगी जो उनके बयानिए की हमायत करे या उनके बयानिए को प्रमोट करे। ये हुक्मनामा क्यों जारी हुआ, इसके मकासद क्या हैं, हम इस पर भी बात करेंगे और ये मौजू भी ज़ेर बहस लाएंगे कि फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी जो कल शाह महमूद कुरैशी से जेल में मिले हैं, उनका मकसद क्या है। क्या वो तहरीक इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं? क्या तहरीक इंसाफ को कमज़ोर करने की कोई साजिश पनप रही है या उनके मकासद कुछ और हैं? इसके अलावा सियासी बिसात पर असर नौ चालें बिछाई जा रही हैं, असर नौ मोहरों की पोजीशंस तब्दील की जा रही है, असर नौ सियासी खेल खेलने की मनसूबाबंदी हो रही है। ये सब इत्तेफाकन है या इसके पीछे कुछ और पोशीदा है? ये सब मौज़ूआत आज ज़ेर बहस लाएंगे और सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान की मीडिया कवरेज पर पाबंदी की। जब से 13 जमाती इत्तेहाद हुक्मरान बना है, इमरान खान को किसी न किसी तरह से कमज़ोर करने की कोशिशें जारी हैं। कभी उनकी टीवी कवरेज पर, उनके इंटरव्यूज़ पर पाबंदी आयद की जाती है, कभी ये कहा जाता है, ये हुक्म जारी करवाया जाता है कि इमरान खान का कोई जलसा लाइव टेलीकास्ट नहीं होगा। इमरान खान के स्क्रीन पर, न्यूज़ चैनल्स पर नमूदार होने पर जब भी पाबंदी आयद हुई, इमरान खान ने अदालतों से रिलीफ लिया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये पाबंदियां पहले से बढ़ती जाती हैं। अगरचे कहीं ना कहीं इमरान खान सोशल मीडिया के ज़रिए अपना पैगाम दूसरों तक ज़रूर पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जब उनकी अहम जूम मीटिंग होती है या फिर वो गैर मुल्की नशरियाती इदारों के साथ राबिते में होते हैं, तो कभी कभी तो निगरान हुकूमत की तरफ से ये अमल किया जाता है कि पूरे के पूरे इलाके का इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इमरान खान की नकलो हरकत पहले ही महदूद है। इमरान खान को किसी भी जलसे की, जुलूस की इजाज़त पहले भी नहीं थी जब ये 9 मई का स्याह दिन, स्याह वाक़यात या फिर ये मज़मूम हरकत या फिर सारे का सारा तमाशा नहीं हुआ था। इमरान खान, आपको याद होगा, पहले भी जलसे जुलूस नहीं कर सकते थे। पहले भी मरियम नवाज़ को खुला मैदान दस्तयाब था, सरकारी वसाइल दस्तयाब थे, लेकिन इमरान खान के जुलूस निकालने पे, इमरान खान के जलसा करने पे पाबंदी आयद थी। लेकिन अब जो मौजूदा पाबंदियां हैं ये पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हैं और कहीं ज़्यादा मुश्किल हालात हैं। अब इमरान खान बराह रास्त अपना बयानिया, अपना मौक़िफ़, अपना मुकदमा लड़ने की सलाहियत नहीं रखते। अब वो अवाम के साथ बराह रास्त राबिता नहीं कर सकते। वो अपना बयानिया, जिसकी बुनियाद पर वो इंतखाबात में जा सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकते हैं, वो बयानियाँ आगे बढ़ाने से महरूम कर दिए गए हैं। अगरचे ऐसे किसी भी अमल की किसी जमहूरी मुआशरे में कोई गुंजाइश नहीं होती, लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में पिछले 75 साल से सियासी हुक्मरान अपने सियासी मुखालिफिन की ज़ुबाबंदी के लिए कानून के नाम पर ये गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते रहे। भुट्टो साहब को हम जमहूरियत का चैम्पियन समझते हैं, उनके हवाले से उनको हम एक इस्तियारा समझते हैं जमहूरी हुक्मरानी का, लेकिन जब भुट्टो साहब हुक्मरान थे, जब उनकी हुकूमत थी, तो उन्होंने भी मीडिया के साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं किया था। आपको याद होगा, अगर किसी ने तारीख़ पढ़ी है, जो मीडिया से वाबस्ता लोग हैं, अगर उनसे आपका मुकालमा हुआ है तो आपको ज़रूर बताया जाएगा कि मुजीबुर रहमान शामी जैसे बहुत से सहाफ़ी भुट्टो साहब के दौर में बड़े ही अताब का शिकार रहे। बार बार उनके डिक्लेरेशन मनसूख किए जाते, जेलों में बंद किया जाता और मजबूर किया जाता कि हुकूमत पर तनकीद ना की जाए। खैर, उनके बाद जब ज़ियाउल हक का दौर आया तो उसके हवाले से उस पर बात करना ही फजूल है, क्योंकि ज़ियाउल हक के दौर में मीडिया जिस मुश्किल दौर से गुजरा है, उसकी मिसाल, उस तारीख दौर की मिसाल आगे पीछे हमें
کہیں دستیاب نہیں ہوگی۔ اخبارات سنسر کیے جاتے تھے، اخبار میں وہی خبر چھپتی جو حکمران چاہتے، جو ضیاء الحق کے مزاج کے مطابق ہوتی یا ضیاء الحق کی سوچ کے عین قریب ہوتی۔ اپوزیشن کی گنجائش بہت کم تھی، جو اپوزیشن تھی بھی اس کی خبریں بھی بڑی محدود انداز میں شائع کی جاتی رہیں۔ یہ پابندیاں یا سینسرشپ صرف اخبارات یا میڈیا تک محدود نہیں تھی، بلکہ موسیقی بھی ان پابندیوں کا شکار ہوئی۔ حبیب ولی محمد صاحب کی گائی ہوئی غزل ناصر کاظمی نے لکھی گئے دنوں کا سراغ لے کر۔ یہ بھٹو صاحب کی پھانسی کے بعد اس غزل کو ٹی وی اور ریڈیو پر بین کر دیا گیا تھا۔ یہ نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس غزل کے تمام اشعار بھٹو صاحب کی شخصیت کی جانب اشارہ کرتے تھے۔ پھر اقبال بانو پر پابندی عائد کی گئی۔ اقبال بانو کی بہت سی گائی ہوئی نظمیں، فیض صاحب کا کلام پابند کر دیا گیا، اس کو نشر کرنے کی اجازت نہیں تھی، گانے کی اجازت نہیں تھی، ہم دیکھیں گے، اور دوسری ایسی نظمیں تھیں۔ فراز پابند سلاسل رہے، فراز احمد فراز کی بہت سی نظموں پر پابندی تھی، لیکن یہ دونوں تو خیر کھاتے پیتے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، یہ خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی انہوں نے۔ لیکن حبیب جالب جیسے، استاد دامن جیسے لوگ جو نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے شاعر تھے، ادیب تھے، ان کے لیے بڑا کڑا وقت تھا۔ انہوں نے انہی سڑکوں پر، اسی معاشرے میں ان پابندیوں کا سامنا کیا، لاٹھیاں کھائیں، اور جو ہو سکتا تھا وہ ماشاء اللہ کے دور میں انہوں نے صعوبتیں جھیلیں۔ جنرل ضیاء الحق کی رخصت کے بعد پھر ہم نے ایک دہائی تک کا عرصہ دیکھا جمہوری حکومتوں کا، جو بار بار تبدیل ہوتی رہیں، دونوں ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچتے رہے، اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف مسند اقتدار پہ آن بیٹھے، اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنے لیے انتخاب کیا۔ جو کہلوانا پسند کرتے تھے انہوں نے کہلوایا چیف ایگزیکٹو۔ انہی دنوں میں سجاد علی کا ایک بڑا مقبول گیت عام ہوا تھا، بہت مشہور ہوا تھا، بس بھی بس زیادہ بات نہیں، چیف صاحب۔ چونکہ اس میں چیف صاحب آتا تھا، سو ریڈیو پہ تب ایف ایم کا دور تھا، ایف ایم بڑا مقبول ہوا کرتا تھا، لوگ ایف ایم سنا کرتے تھے، میوزک سنا کرتے تھے، ایس ٹی این تھا، اور بھی میوزک چارٹ نام سے ایک پروگرام ہوا کرتا تھا جس میں پاپ میوزک کو بڑا نمایاں کر کے دکھایا جاتا تھا۔ اس چارٹ میں سے بھی اس گیت کو خارج کروا دیا گیا، اور جب تک پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو رہے یہ چیف صاحب والا گیت نہیں چلا۔ خاص طور پہ ہدایات کی جاتی تھی کہ یہ گانا نہیں چلایا جائے گا۔ پھر زمانہ بدلتا گیا اور پابندیوں کے انداز بھی تبدیل ہوتے گئے۔ وہ اخبارات جو اپوزیشن کی آواز بنتے تھے ان کے اشتہارات روک لیے جاتے، جو اخبارات چاپلوسی کرتے، جو حکمران اتحاد کا، حکومتوں کا بیانیہ لے کر چلتے، ان پر اشتہارات کی نوازشات کی جاتی۔ پھر یہی رسم چلتی رہی، پہلے بھی خیر ایسا ہی ہوتا تھا، اب بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ سو بات چل رہی تھی عمران خان پر پابندی کی۔ کیا عمران خان کی آواز دبا کر حکمران اتحاد وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکتا ہے جس کے لیے عمران خان پر یہ پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں؟ سوال یہ بھی ہے، کیا اس کا نقصان عمران خان کو پہنچے گا یا حکمران اتحاد کو، خاص طور پر پیپلز پارٹی کو، جس نے ہمیشہ آزادی اظہار رائے کی بات کی ہے، جو انسانی حقوق سے تعبیر کرتی ہے اپنے منشور کو؟ کیا اس کا نقصان ان جماعتوں کو نہیں پہنچے گا؟ تو ان سوالوں کا جواب یہ ہے کہ عمران خان کو جتنا کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی، عمران خان کو جتنا دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کی جائے گی، عوام کے دلوں میں اس کے لیے اتنی ہی ہمدردیاں پیدا ہوں گی۔ بھٹو صاحب جب پھانسی پر لٹکائے گئے، جب انہیں شہید کیا گیا، جب انہیں قتل کیا گیا، تو اس وقت ان کی مقبولیت کم ہوئی تھی، لیکن جب آپ نے انہیں منظر نامے سے ہٹا دیا تو ان کی مقبولیت یکدم بڑھ گئی۔ اب بھی حالات ایسے ہی ہیں۔ حامد میر صاحب کا دعویٰ ہے کہ عمران خان کے لیے جون کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن بہت بری خبریں لے کر آئیں گے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ آنے والے حالات کتنے مشکل اور کتنے پیچیدہ ہیں۔ عمران خان کی میڈیا کوریج پر پابندیاں بھی انہی مشکل حالات کی جانب
इशारा कर रही हैं कि जब इमरान खान की खबर चलाने पर पाबंदी होगी, उनसे मुताल्लिक ऐसी मुस्बत खबरें नशर करने पर पाबंदी होगी, तो जो ये कहा जा रहा है या जो ज़राए ये बयान कर रहे हैं या जो हमारे सिक्का बंद सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में जून के पहले अशरे में, ये कोई लंबा टाइम फ्रेम नहीं है, इमरान खान के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है, गिरफ्तार हो सकते हैं, कुछ और मामला भी हो सकता है, उनका ट्रायल हो सकता है फौजी अदालतों में, कुछ भी हो सकता है, तब इमरान खान के लिए वो जो हमदर्दी का एक गोशा है लोगों के दिलों में, अवाम के दिलों में, जब इमरान खान की गिरफ्तारी या सख्तियों के मुताल्लिक खबरें ही नशर नहीं होंगी तो लोग उनके बारे में कम जान पाएंगे। इब्तिदा में हमने जिक्र किया फवाद चौधरी, महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल की मुलाकात का। शाह महमूद कुरैशी से जेल में ये मुलाकात हुई और फवाद चौधरी और इनके हमनवाओं ने कायल करने की कोशिश की अपने मौक़िफ़ पर, अपने बयानिए पर। इनका बयानिया क्या है? इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस या सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा कि अवाम को 24-25 करोड़ अवाम को किसी भी तौर, किसी भी सूरत जरदारी या नवाज माफिया के आसरे पर नहीं छोड़ा जा सकता। मतलब उन्होंने कहा है कि वो भरपूर अपोजिशन करेंगे, जैसे शाहिद अफरीदी अपने दौर में अपने कैरियर के दौरान हर कुछ अरसे के बाद 6-8 महीने के बाद बुरी कारकर्दगी के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया करते थे, फिर पुरजोर अवामी मुतालबे पर ये रिटायरमेंट वापस ले लिया करते थे। इसी तरह 72 घंटे के अंदर अंदर पहले इन सियासी किरदारों ने, सियासी रहनुमाओं ने, सियासी इनकलाबियों ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया और फिर इन्हीं दिनों में इसी गोशा नशीनी के दौरान, गोशाए तन्हाई के दौरान इन पर ये नाजिल हुआ, इन पर ये इंकिशाफ हुआ कि उन्हें अवाम के लिए खड़े होना है, अवाम के हकूक़ की जंग लड़ना है। सो अब ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के साथ नहीं हैं, अपने साथ हैं, अवाम के साथ हैं या उनके साथ हैं जिन्होंने इमरान खान के साथ किसी को रहने नहीं दिया। अगर आप इन तीनों शख्सियात का और जिनके बारे में इन्होंने दावा किया है कि वो इनके साथ राबिते में हैं, अगर इनका जायजा लें तो आपको मालूम होगा कि ये तीन जो हैं इनके पल्ले तो कख नहीं है। फवाद चौधरी के जितने वोट हो सकते हैं वो आप इन इंतखाबात में अंदाज़ा कर लेंगे, जबकि दूसरे जो पहलवान हैं वो अखाड़े में उतरने के काबिल ही नहीं है। उनकी तमाम तर ताकत, तमाम तर कुव्वत इमरान खान थे। इमरान खान के नाम पर उनको वोट मिलना था, इमरान खान के नाम पर वो इलेक्शन जीते और इमरान खान के नाम पर उनको अच्छे और बड़े ओहदे भी मिले। इसके अलावा फवाद चौधरी ने जिन लोगों से, सियासी रहनुमाओं से, तहरीक इंसाफ के सियासी रहनुमाओं से राब्ते का दावा किया है, उनमें फर्रुख हबीब हों, असद कैसर हों, हमाद अज़हर हों या दीगर, उन्होंने पुरजोर मजम्मत भी की है और ये भी कहा है तरदीद करते हुए कि हमारी सियासत इमरान खान के साथ है। और तो और जिनके साथ ये मिलकर आए, शाह महमूद कुरैशी के साथ मिलकर आए, उनके साहबजादे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इमरान खान तहरीक इंसाफ एक नज़रिए का नाम है और शाह महमूद कुरैशी उस नज़रिए के साथ खड़े हैं। वो तहरीक इंसाफ छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अभी तक के हालात ये हैं। लेकिन अब आगे देखिए फवाद चौधरी किधर जाते हैं, कहाँ खड़े होते हैं और कहाँ खड़े नहीं होते। इसके अलावा जो नई सफ़बंदी हो रही है, जो जहांगीर तरीन नई जमात बनाने की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान किया था, पिछले रोज़ कहा था कि जमात का ऐलान कर दिया जाएगा, नई पार्टी तश्कील देकर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की जाएगी, 100 से ज़ायद रहनुमा होंगे, MPAs MNAs होंगे जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा, वो ज्वाइन करेंगे जहांगीर तरीन को। लेकिन अभी तक के जो हालात हैं, ऐसा महसूस हो रहा है, ज़राए का कहना है कि खुद उनके दस्ते रास्त कहलाए जाने वाले अलीम खान भी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, वो भी उनके साथ पूरी तरह से नहीं खड़े। जो अलीम खान के बहुत करीब के लोग हैं उनका कहना है कि अलीम खान की तरजीह है कि वो आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं तो नवाज लीग के टिकट पर वो इलेक्शन लड़ें, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में जहांगीर तरीन की जमात की कोई पोजीशन नहीं है और फिर यहाँ अगर लड़ाई होगी
तो तहरीक इंसाफ और नवाज लीग में होगी। यहाँ पीपल्स पार्टी की भी कोई पोजीशन, कोई हैसियत या कोई वर्थ नहीं है। सो अलीम खान एक समझदार सियासतदान होने के नाते उस रास्ते का इंतखाब नहीं करेंगे जो मंजिल की जानिब जाता ही ना हो। सिर्फ सफ़र की थकावट मोल लेने के लिए वो जहांगीर तरीन के साथ नहीं खड़े होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और असल में चेयरमैन जनाब आसिफ जरदारी साहब भी लाहौर में डेरे डाले हुए हैं। वो कोशिश कर रहे हैं जिस कदर माले गनीमत तहरीक इंसाफ में से समेटा जा सके समेट लें। अगरचे उन्हें कुछ कामयाबी हासिल हुई है साउथ पंजाब में, जनूबी पंजाब में कुछ लोगों ने उन्हें ज्वाइन किया है, लेकिन जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शायद लोग उस तरह से शामिल ना हों जिस तरह से उनका इंतखाब नून लीग हो सकती है। लेकिन नून लीग में जगह खाली नहीं है, नून लीग के पास गुंजाइश नहीं है। ख़ास तौर पे सेंट्रल पंजाब में उसका मुकाबला तहरीक इंसाफ के साथ है और पहला तजुर्बा जो इमरान खान को छोड़कर जाने वाले लोग थे उन्हें टिकट देकर नवाज लीग ने शिकस्त का मज़ा पहले ही चख लिया है। इस मौजू पर आइंदा व्लॉग में तफसील से बात करेंगे कि ये नई धड़ेबंदियां जो हो रही हैं इनके नताइज क्या निकलेंगे, कौन कहां से जीतेगा, किसे शिकस्त का सामना होगा, इमरान खान कहां खड़े होंगे और नवाज लीग उन्हें कितना टफ टाइम देगी, अगली हुकूमत किसकी बनेगी और कौन बरसरे इक्तदार आने के लिए अपने ही दोस्तों की पीठ में छुरा घोंपेगा। इस पर तफसील से बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह ताला इस रियासत पर, इस रियासत के अवाम पर अपनी रहमतों, बरकतों और नेमतों का नुज़ूल रखे। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।